डॉक्टर हसानुल्लाह वड़ाइच जी। मेडिकल डॉक्टर कैसे बना? जितने रूरल हाई स्कूल्स हैं ना पूरे पंजाब के, उसमें मैंने टॉप किया। और मुझे उस वक्त जो सदर फरूक अहमद लगारी थे, वहाँ मुझे ऐवान सदर से खाता है। अहलिया चूँकि वहाँ कनाडा की थी तो उससे हेल्प मिली होगी। वो ये है कि वो वहीं की बाउंड्रीज थी। वो शुगल की बात है कि जो मैं अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखता था या कोई एप्लीकेशन लिखता था तो उसको इंग्लिश में वो करेक्ट करती थी फिर उसको। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे जो लोगों की अमूमी सेहत है वो यहाँ से ज़्यादा अच्छी है? वहाँ पे जो फीमेल 50 ईयर्स की होती है ना, अब तो 40 पे आ गया है, तो उसकी हर 2 साल के बाद मेमोग्राम होगी ब्रेस्ट की कि इसको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। 50 साल का मेल फीमेल दोनों को ही हो गया है, हर 2 साल बाद उसका टेस्ट होगा कोलन कैंसर तो नहीं है। वहाँ पे इमरजेंसी जो है वो बहुत डिलेड है। जी जी जी। यानी कि वहाँ पे आपको बहुत जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। जी, ये बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये पाकिस्तान में आप समझें कि ये नेमत है। यहाँ पे लोग फिर भी परेशान हो जाते हैं 1 घंटा वेट करने दो। कनाडा में 8-10 घंटे वेट टाइम है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अपने एक दिलचस्प एक फीचर बताया अपनी पर्सनैलिटी का कि मेडिकल डॉक्टर है जुमा पढ़ाता है। मैंने कहा यार ये सारी उम्र तो मैंने 25 साल हो गए हैं मेडिकल के साथ, तफसीर, हदीस, सीरत, इस्लामिक हिस्ट्री, लिटरेचर, कंपैरेटिव रिलीजन, बायोग्राफीज़, सब कुछ पढ़ा है, फ़िक़ा। तो क्या फ़ायदा इसको गिव बैक टू द पीपल। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि कोई शख्स आपके पास आया हो इस्लाम कबूल करने के लिए कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ? मेरे दोस्त की कॉल आई कि एक मस्जिद है मिसिसागा में, टोरंटो के साथ जो मुज़ाफ़ात में शहर है, वहाँ एक बंदी है, उसने इस्लाम कबूल किया है। तो वो कहती है मेरा डॉक्टर है, उसका नाम हसानुल्लाह वड़ाइच है। तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता था, मैंने रिसर्च किया तो मैंने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैगाम पॉडकास्ट में हमारी आज की मेहमान शख्सियत बुनियादी तौर पर तो मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन उनका एक बड़ा ख़ास हवाला दीन से, वो ख़ास मोहब्बत है कि जिस मोहब्बत के साथ वो दियारे गैर के अंदर लोगों को इस्लाम की दावत भी देते हैं, इस्लाम से जोड़ते भी हैं और इस्लाम को लोगों के सामने बहुत अच्छे अंदाज में पेश भी करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हसानुल्लाह वड़ाइच साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कनाडा से आप तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी खुशी हमें हुई, तशरीफ़ लाए आप और वक़्त निकाला। थैंक यू सर। हम आपके बड़े मशकूर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर हसानुल्लाह वड़ाइच जी मेडिकल डॉक्टर कैसे बना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट माई थाट्स टू योर ऑडियंस। थैंक यू। बुनियादी तौर पर मेरा तल्लुक़ है गुजरात, ज़िला गुजरात से, तो वहीं से मैंने अपने गांव से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल कठाला चनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने रूरल हाई स्कूल्स हैं ना पूरे पंजाब के, उसमें मैंने टॉप किया। और मुझे उस वक्त जो सदर फरूक अहमद लगारी थे, वहाँ मुझे ऐवान सदर से खाता आया कि आपको जो है ना वो अज़ाज़ सबकत जो सदारती अवार्ड है, अच्छा माशाल्लाह, वो पूरे जो रूरल हाई स्कूल्स हैं उनको टॉप करने पे दिया। साहब ये ईयर कौन सा है? 1993। फिर 93 से 96 मैंने FSC की, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला उसमें मैंने टॉप किया माशाल्लाह। तो फिर मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, मुझे MBBS में दाखिला मिला, तो यहाँ से मैंने MBBS किया। फिर म्यू हॉस्पिटल लाहौर से हाउस जब की, तो फिर मैंने जो अमेरिका के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जिसको कहते हैं USMLE, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स, उस वक्त 3 होते थे, स्टेप 1 स्टेप 2 के 2 ऐसे होते थे, तो बेसिकली 3 कह लें, जो कि आजकल पर हम लेटर ऑन बात भी करेंगे कि 2 रह गए हैं। तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम किए। फिर मेरी शादी हुई कनाडा के अंदर, तो पहले मैं वहाँ गया। फिर मैंने जो है ना वहाँ पे ज़ाहिर मुश्किलात होती हैं कि इंटरनेशनल, इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट IMG, जो बंदा डॉक्टर मेडिकल में कनाडा या अमेरिका के मेडिकल स्कूल से नहीं पढ़ा उसको IMG कहते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। तो उसके लिए ज़रा फिर मुश्किलात होती हैं भाई। आप जाएँ वहाँ पे, आपको शुरू में एंटर नहीं होने देते, आपको क्लिनिकली ऑब्जर्वर करना है, सिस्टम से आपको फेमिलराइज करना है, एक्लेमेटाइजेशन करना है, लैंग्वेज का बैरियर है, कल्चर का बैरियर है, तो इस पे ओवरकम करने में टाइम लगता है। तो वो एक बड़ा मुश्किल जो है ना वो मरला था। डॉक्टर साहब, अहलिया चूँकि वहाँ कनाडा की थी तो उससे हेल्प मिली होगी। वो ये है कि वो वहीं की बाउंड्रीज थी। वो शुगल की बात है कि जो मैं अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखता था या कोई एप्लीकेशन लिखता था तो उसको इंग्लिश में वो करेक्ट करती थी फिर उसको। बाकी हौसला अफजाई थी उसकी, मैं समझता हूँ कि बहुत इनकरेज रखा उसने मुझे। इट टुक मी अराउंड 2 years टू एंटर द सिस्टम। तो यहाँ से जाके 2 साल ऐसे जदोजहद करना, स्ट्रगल करना, इट वाज़ वेरी हार्ड। लेकिन फिर अल्लाह ने मौका दिया कि मैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की 3 साल की, जिसको हम स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं फैमिली मेडिसिन में। फिर वहाँ से मैं 2009 में मैं वापस आया। 2006 to 9 मैंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी USA में, मिशिगन में पोस्ट ग्रेजुएशन की। और फिर 2009 में मैं कनाडा वापस आया। वहाँ आके मैंने अपना मेडिकल जो है ना क्लिनिक शुरू किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 2 क्लिनिक हैं और मेरे पास काफ़ी डॉक्टर काम करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, यानी किस ये भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि आमतौर पे यहाँ पे जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको लोग स्पेशलिस्ट नहीं समझते और हैं भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंपल MBBS करते हैं और फिर 1 साल के हाउस जॉब करें तो यू आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP। लेकिन यहाँ पे भी अभी शुरू हो गया है, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। वहाँ पे जो जनरल प्रैक्टिस करता है वो भी स्पेशलिस्ट है, अच्छा, जिसको फैमिली फिजिशियन कहते हैं। अब यहाँ पे भी शुरू हो गया है, किंग एडवर्ड में है, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। तो उसमें बाकायदा हम 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, जिसको फैमिली फिजिशियन कहते हैं, या UK में उसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो ये हमारी स्पेशलाइजेशन है। सही। तो जो आपका क्लिनिक है उसमें मतलब एवरी काइंड ऑफ जी, आई ऑलवेज से मिनल महद इलल लाहद, फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। हर किस्म का जो है ना, जी, पहले दिन का बच्चा, बल्कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उससे लेके तो उसके डेथ सर्टिफिकेट बनाने तक वी कम अक्रॉस एवरी डिजीज एंड एवरी एज। ये मैं समझता हूँ, ये भी एक ना, यानी आपकी इस कहानी के अंदर भी एक बात है कि हमारे यहाँ जब लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो फ़ौरन बात आता है कि हम जॉब करेंगे। जी, हर बंदे का दिन में आता है कि मैं जॉब करूँ। जी। अच्छा, आपका अपना क्लिनिक बनाना, ये मैं समझता हूँ बहुत कहीं बाद में जाके जब आप सीनियर हो जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं उसके बारे में। तो आपने बिल्कुल अर्ली एज में या स्टेज में ही आपने उसको कर ली, इसकी क्या वजह थी? मैंने ये अल्लाह का करम ही है, मैं इतना कोई कारोबारी वो मेरा ज़हन तो नहीं था। आके मैंने कोई 1 साल काम किया किसी के साथ, लेकिन मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नए पेशेंट जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो मैं उनके क्लिनिक में बैठ के, नए पेशेंट तो मेरे पास ही आ रहे हैं, उनको मैं ही जो है ना वो रिसीव कर रहा हूँ, उनकी सिम्टम, उनका डायग्नोसिस, उनकी सारी फॉलो अप। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने तौर पे ये काम करूँ तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। और फिर मेरे ज़हन में नबी करीम अलैहिस्सलाम का मेरे ज़हन में था कि अल्लाह ने तजारत में, इसको भी काइंड ऑफ अ ट्रेड है, सर्विसेज ट्रेड, बिजनेस कह लीजिए, यू आर प्रोवाइडिंग अ हेल्थ केयर सर्विसेज। जी, तो ये सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जैसे प्रोडक्ट सेल होता है तो हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं इस पर क्यों ना ट्राई करूँ, फिर अल्लाह ने मेरे लिए बड़े रास्ते खोले। तो फिर 1 से 2 फिर 3 भी रहे मुझे। तो सब ये फरमाइए कि आज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्टूडेंट मेडिकल का स्टूडेंट है जी, अगर वो बाहर जाना चाहता है, ख़ास तौर पर अमेरिका, बल्कि मैं अभी आप बात करें तो मैं कि अब UK में ना जाएँ, अमेरिका में जाएँ। बिल्कुल। तो जो आज अमेरिका जाना चाहता है, आप क्या समझते हैं उसके लिए क्या एक रोड मैप है कि जिसके तहत वो वहाँ पे जा सकते हैं? ये बहुत आला सवाल है। हमारे बच्चों को इससे रहनुमाई होगी कि एक तो कभी भी जो है ना वो आपने नेगेटिव बात नहीं सुननी। अच्छा जी, इतने लोग गए थे, रेजिडेंसी तो मिलती नहीं है। यकीन करें अभी सबसे ज़्यादा रेजिडेंसी मिल रही है। जैसे अभी हमारे किंग एडवर्ड के तकरीबन 150 लोगों को इस साल जो है ना रेजिडेंसी मिली है। तो होता यह है कि MBBS के दौरान ही आप अगर आप अपना ज़हन बना लें तो उसके जो USMLE यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम स्टेप 1 जो कि बेसिक साइंसेस पे होता है, जो आप पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बेसिक साइंसेस, उसका पूरा एक स्टेप 1 अभी तो बहुत ईजी हो गया है कि उसकी जो स्कोरिंग है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दी है, जस्ट पास फेल। तो इसको आप कोशिश करें कि आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही इसको दे दें। और जो दूसरा स्टेप है वो है मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ENT, जो कि बेसिक जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है। ये है प्री क्लिनिकल, वो है क्लिनिकल। दूसरा स्टेप वो है, सिर्फ एक स्टेप रखा है। और तीसरा उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो पेशेंट पे था ना हैंड्स ऑन, वो ख़त्म हो, ईजी हो गया है। उसके बाद आप आएँ US में अपना थोड़ा सा एक्सपोजर लें, यहाँ से बैठे जो है ना रिसर्च की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, पेड ना भी हो तो अनपेड रिसर्च करें। और कोई अपने रिसर्च में जो पेपर आप लिख सकते हैं, मेडिकल जो राइटिंग है उसके अंदर अपने आप को एक्सपर्ट करें। पहले दिन से ही जो है ना फर्स्ट ईयर से ना सिर्फ आप नॉलेज लें बल्कि दिखें कि मैंने इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, कम्युनिकेशन मैंने इसको कैसे लाना है, उसके ऊपर कैनवस के ऊपर कैसे लाना है। तो कुछ पेपर में आपका नाम हो, कोई US का थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, तो यकीन करें आज भी बहुत ज़्यादा लोगों को रेजिडेंसी मिल रही है। इससे आप जो है ना वो समझें कि हमारा जो ह्यूमन दुनिया जो है ना चाइना एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स, हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना ये बहुत बड़े, ये दे आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, कि वो कनाडा में, हमारे कनाडा में भी ऐसे ही है। लेकिन कनाडा में जो कि वीज़े का मसला है, अमेरिका तो वीज़ा देता है कि वो J1 वीज़ा लेता है, H1 वीज़ा लेता है, जो कि बाद में परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कनाडा में यूजुअली लोग जो जाते हैं वो अपने ज़रिए से जाते हैं, कोई किसी का भाई हुआ तो चला गया, या कोई स्पाउस के वीज़े पे चला गया, या पेरेंट्स ने बुला लिया। तो उसके लिए भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे सिर्फ फ़र्क नाम का फ़र्क है, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा MCC क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 1 एक ही एग्ज़ाम है और एक से बाद एक क्लिनिकल एग्ज़ाम है। और कनाडा में बहुत अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, लेकिन वो वहाँ लैंड वही करते हैं जो इस तरीके से जाते हैं, वो किसी रेफरेंस से जाएंगे। लेकिन अमेरिका में तो आप विजिट वीज़ा लगवाएं, एग्ज़ाम करें,
तो आपके लिए दुनिया ओपन है वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हम सुनते हैं या समझते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जी उनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके यहाँ डाइट बहुत अच्छी है जी वहाँ पे जो है ना वो आप कह लीजिए कि जिस तरह हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं फूड के हवाले से ख़ास तौर पर। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे जो लोगों की अमूमी सेहत है वो यहाँ से ज़्यादा अच्छी है? ये तो ठीक है कि वहाँ की जो अमूमी सेहत है ना वो ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा अच्छी है। सबसे बड़ी बात है एक्सेस टू द हेल्थ केयर। अब आपकी जो रसाई है यहाँ पे गरीब बंदे की रसाई, मैंने यहाँ पे अभी जो मैं 1 महीना रहा हूँ तो यकीन करें कि मैंने ऐसी जो स्टोरीज़ देखी हैं दिल उससे पसीज जाता है, दुखता है। कि मैंने अभी हमारा मुलाजिम है तो उसको हेपेटाइटिस बी का उसने कोई नाक की सर्जरी करवानी थी तो उन्होंने जो बेसिक टेस्ट किए तो अब मैंने देखा कि भाई उसके जो आगे टेस्ट कराने हैं हेपेटाइटिस बी का आगे स्टेटस चेक करने के लिए एक्टिव है नहीं है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो वो 26,000 तनख्वाह ले रहा है रॉयल फैन में काम करके सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। फिर उसने मुझे अपनी सैलरी की स्लिप दिखाई तो अब टेस्ट के जो प्राइस है ना वो है तकरीबन कोई बन रही थी 20,000 के करीब, जो हेपेटाइटिस के जो 4-5 टेस्ट थे। फिर मैंने कहा अब यहाँ पे डॉक्टरी मेरी वहाँ की ख़त्म होगी, यहाँ की शुरू होगी, तो उसमें बहुत ज़रूरी जो थे मैंने उसको पैसे दिए, करा के आया, तो उसको फिर मैंने दवाई पे 1 साल के लिए दवाई लगाई, अगले साल आऊँगा तो फिर वो टेस्ट करूँगा। इसकी मिसाल दे रहा हूँ एक। अब ये वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, हर एक बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा, ख़ासतौर पे कनाडा के अंदर जहाँ मैं काम करता हूँ तो प्रोविंस जो है ना हर बंदे को हेल्थ केयर, डॉक्टर की रसाई, मेडिकल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल की मेडिसिन, एवरीथिंग इज़ फ्री। तो उससे ज़ाहिर है जब आपकी एक्सेस बेटर होती है तो फिर आपकी सेहत बेटर होती है। एक बात मैं और करना चाहता हूँ जो यहाँ से वहाँ का डिफरेंस है ख़ास बड़ा, ये जब भी मैं बैठता हूँ तो ये बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। आपके इस इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म जो कि मुझे दिल से ज़्यादा अजीज़ हो गया है देख के, उसके ऊपर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे लोगों के पास माशाल्लाह कुछ लोग वेल्दी भी हैं, पैसे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, लेकिन वो हेल्थ की एजुकेशन का वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिजीज़ हिफ्ज़े मा तकद्दम, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि फ़र्ज़ करें अब वहाँ पे जो फीमेल 50 ईयर्स की होती है ना अब तो 40 पे आ गया है, तो उसकी हर 2 साल के बाद मेमोग्राम होगी ब्रेस्ट की कि इसको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। 50 साल का मेल फीमेल दोनों को ही हो गया है, हर 2 साल बाद उसका टेस्ट होगा कोलन कैंसर तो नहीं है। इसी तरह फीमेल का जो है ना वो जो सर्विक्स है, जो मुंह है मादर यूट्रस का, रहम का जो मुंह है उसका टेस्ट कि सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, वो हर 3, 4, 5 साल बाद होगा। यहाँ पे मैंने ये मतलब जहाँ पे लोगों की ख़राब हो जाए उसके लिए पैसे नहीं हैं तो प्रिवेंशन के लिए कहाँ होंगे, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मैं उनको ये आज अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए पैगाम दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से जो वैक्सीन, हर एज की वैक्सीन है, जैसे निमोनिया की वैक्सीन है, शिंगल्स जिसको हम कहते हैं जो निकल आते हैं, कलवतरी कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में, उसकी वैक्सीन है। इस तरह से बच्चों की जो वैक्सीन है तो कम से कम उसकी एजुकेशन लेके उससे फिर अगले लोग भी बचेंगे, ये कि मुतअद्दी मर्ज़ हैं होते हैं। तो ये मैंने बेसिक डिफरेंस देखा है वेस्टर्न कॉर्पोरेट मेडिसिन में और ये जो हमारी ये प्रॉब्लम बेस्ड हल देती है, वो प्रॉब्लम पैदा होने से पहले उसका हल देती है। तो इंशाल्लाह जो लोग एक्सेस है जिन लोगों की तो वो भी पाकिस्तान में करें तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शौर भी आएगा और प्रिवेंशन भी होगा। जी डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा था कि वहाँ पे आप क्या समझते हैं किस किस्म की अमराज और डिजीज़ ज़्यादा हैं? जो यहाँ पे है ना, जहाँ पे इन्फेक्शन डिजीज़ ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ जहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन डायबिटीज़ वहाँ थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि ये है खाने पीने की बीमारी। तो आप देखें कि खाने की वहाँ कितनी एक्सेस है खाने की, मीठे इतने हैं ना उसकी हद नहीं है, और फिर स्ट्रेस भी थोड़ा सा होता है। दूसरा कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि एथनिसिटी में ज़्यादा होती हैं, जैसे स्किन की बीमारियाँ उन जो है ना वो ज़्यादा हैं उनको, और जो जोड़ों की बीमारियाँ होती हैं ना जिनको गंठिया वगैरह कहते हैं हमारी ज़ुबान में, रोमाटाइड वगैरह, वो ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो पेट की जो बीमारियाँ होती हैं जो यहाँ पे कम है वो यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि फास्ट फूड है ना जिससे ज़्यादा होता है। कोलन कैंसर ज़्यादा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ फिर भी हम जो है ना वो हमारे गांव में लोग जो है ना आटा अभी भी गंदम अपनी खुद पिसवा के, तो इस तरह से वहाँ फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है। तो फास्ट फूड से जो है ना आपका कोलन कैंसर होने का ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैंने देखा है कि अल्लाह के साथ कुर्बत की वजह से, अल्लाह के ऊपर एतमाद की वजह से इंसान इतने परेशान नहीं है, चाहे उनके पास मादी वसाइल बहुत कम है,
लेकिन यहाँ मैंने डिप्रेशन को और एंग्जाइटी को मैंने फिर भी कम देखा है। हमारे माशरे में हमारे हर चौथा पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट पे है, एंग्जोलिटिक्स पे है। ये जनाब को वो भी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने सुन रखी है वहाँ के हेल्थ के सिस्टम को, खासतौर यूके के हवाले से, जी कि वहाँ पे इमरजेंसी जो है वो बहुत डिलेड है। जी यानी कि वहाँ पे आपको बहुत जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। जी, ये बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये पाकिस्तान में आप समझे कि ये नेमत है। यहाँ पे लोग फिर भी परेशान हो जाते हैं, 1 घंटा वेट करने दो। कनाडा में 8-10 घंटे वेट टाइम है, लेकिन जिस बंदे को रियल इमरजेंसी होती है ना, उसको फिर जल्दी देखते हैं, वो निशान लगा लेते हैं, रेड है, येलो है। तो लेकिन ये है प्रॉब्लम, फिर लोग कतराते हैं वहाँ इतना देर वेट करने से। सही। तो वेट टाइम इज़ वेरी हाई। ठीक, यस। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ हो जाए तो हम जो है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बहुत, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हुकूमत की ख्वाहिश भी है, चाहते हैं कि एक्सेस हो। जैसे मैंने कहा ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो हम है ना, हम प्राइमरी केयर फिजिशियन हैं, हम प्रिवेंशन करते हैं, हम बेसिक चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर को पकड़ा, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है गुर्दे का फेल होना, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है हार्ट का अटैक होना, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है फालज होना, स्ट्रोक होना, राइट, या और इस तरह की जो भी ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है। हमारा काम है बंदे को पकड़ लेना कि इसको ब्लड प्रेशर हो गया है। ये नहीं कि 5 साल 10 साल उसको पता ना चले। ये चीज़ की यहाँ पे बहुत कमी है। अब उसको कैसे हल करें? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही मौजूद है, उसको फाल करें। जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट, हर यूनियन काउंसिल में बेसिक हेल्थ यूनिट है। यूनियन काउंसिल वो भी था, हमारी पिछली गवर्नमेंटों ने ये किया भी था। ये किया भी, अभी हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है। उसके बाद है रूरल हेल्थ सेंटर, RHC, उसमें वो ऑपरेशन थिएटर हैं, उसमें वार्डें बनी हुई हैं। उसके बाद है THQ, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स। उसके बाद है DHQ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ। यकीन करें ये इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट में भी नहीं है। प्राइवेट तो है ही है ना, लेकिन ये गवर्नमेंट अगर इसमें अच्छी मेरे प्राइमरी केयर लेके आए, उनकी मॉनिटरिंग करे, उनको ये टास्क दे कि भाई आपने ये प्राइमरी केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये करेंगे ना तो हमारे मसले हल होंगे। डॉक्टर साहब, आपका एक हवाला जो है वो तो ये डॉक्टर का है और मेडिकल डॉक्टर का है, आप जिस्म का इलाज करते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि आप रूह के इलाज के लिए भी बड़ी एफर्ट करते हैं। तो वो क्या है? वो जो दीन की दावत है, लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाना है, ख़ास तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है लोगों तक पहुंचाना, तो बड़े पैशनेट हैं। तो मैं तो ये बताइए कि ये रुझान कैसे पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मुझे ना मुख्तलिफ वहाँ पे पता है ना, जब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं तो हर किस्म के दोस्तों से मुलाकात होती है, बड़े बड़े काबिल की। तो ये मुझे बचपन से शौक़ था वालिद साहब की लाइब्रेरी की वजह से कि मैंने दीनी किताबें बहुत पढ़ी। फिर मैंने ना, मुझे शौक़ पैदा, मैंने हर राइटर को पढ़ा है। मतलब हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियाउल कुरान पढ़ी है, तो साथ ही मौलाना सैयद अबुल अला मदूदी की तफ़हीमुल कुरान, फिर मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की तदब्बुरुल कुरान, या मुफ्ती शफ़ी साहब की मारिफुल कुरान, या उसके बाद कोई अरबी ज़ारा मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो तराजम हैं, अल्लामा कुर्तुबी, राज़ी, रहीकुल मखतूम सीरत में, ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी शिबली नुमानी की, काजी सलमान मंसूरपुरी की रहमतुल्लाह आलमीन, खूबसूरत किताबें हैं। ये जो मुझे ऐसा शौक़ पैदा था, वो कहते हैं वो फिर नशा ज़्यादा करें तो फिर और उसकी तलब होती है, और फिर वो करते करते इसको मैंने कभी ज़िंदगी में ना मेडिकल के साथ साथ इसको मैंने इस पैशन को कभी अल्लाह ने मेरी तौफीक दी नीचे नहीं आया। फिर उससे और बड़ी अच्छा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ने माली तौफीक भी दी। तो मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो जो PIA का अलाउड लगेज होता है ना, उससे भी ज़्यादा पैसे दे के मैं 100 किलो किताबें ले जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे पास सारी की सारी जो तफसीर, जो मैंने तफसीर इब्न कसीर है, अल्लामा कुर्तुबी की, अल्लामा राज़ी की रूहुल मानी है, अल्लामा जलालुद्दीन सूती की दुर्र मंसूर है, मतलब फ़ी ज़लाल कुरान है, अरबी में भी उर्दू में भी, अल्लामा सैयद कुतुब शहीद की। इसी तरह से आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आएँ तो ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहीकुल मखतूम है, शिबली नुमानी की है, काजी सलमान मंसूरपुरी की है। इस तरह जो दारुल इस्लाम ने बहुत खूबसूरत एटलस छापे हैं सीरत नबी पे। इस तरह अल्लामा शौकी अबू खुलैल हैं, हमारे मिस्री शामी आलम हैं, उनकी ग़ज़वा ओहद, बदर, खंदक, तबूक, इस पे डेडिकेटेड बुक्स हैं, वो दारुल सलाम ने छापी हैं। मतलब आप समझें कि इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, फ़ारसी में कोई भी सीरत तैयबा की किताबें मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास आ जाए। और फिर इस तरह से मैंने फिर मुस्तशरिकीन को पढ़ाया, ओरिएंटलिस्ट जैसे कैरन आर्मस्ट्रांग है, मंटगोमरी वॉट है, इस तरह जो है मोहम्मद एड मक्का, मोहम्मद एड मदीना, ये कोई भी जो मिलती हैं
तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तशराक पे मैंने उसके जवाब ढूंढे, अपने उलमा ने जो दिए हैं, हमारे उलमा ने बड़ा काम किया है। जैसे अल्लामा एहसानुल हक सुलेमानी हैं, उन्होंने रसूल मुबीन अलैहिस्सलाम किताब लिखी है, उसमें उन्होंने मुस्तशरिकीन के बड़े खूबसूरत जवाब दिए हैं। इसी तरह से ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जस्टिस मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उसकी जो आखिरी 2 जिल्दें हैं, जिल्द 6 और 7, उसमें उन्होंने व्हाट इज़ ओरिएंटलिज्म, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ओरिएंटलिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स and how do they approach our religion, why do they approach our religion, and what are their motives to approach our religion। एक जल्द में वो लिखा है, दूसरी में फिर उन्होंने जो भी कुरान करीम फुरकान हमीद की जमा के ऊपर, हदीस तैयबा की तदवीन के ऊपर, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत उजली सीरत के ऊपर उन्होंने जो दागदार करने की कोशिश की है, उसके जवाब दिए। तो इसमें ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ख़ास एक जना पैशन है कि कोई भी किताब हो तो मैं उस पर उसको लेता हूँ, पढ़ता हूँ। और इसी में तदीस नेमत के तौर पे मैं अर्ज़ करूँगा कि वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनको इस्लामियात एज ए सब्जेक्ट पढ़ने का मौका नहीं मिलता निसाब के अंदर, जैसे हमें यहाँ मिला है। तो फिर मैंने देखा कि जो है ना, मैं वहाँ जुमे की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7-8 साल से थोड़ा सा खुतबा देता हूँ, और हर महीने के एंड में जो ना सैटरडे को जो सीरत तैयबा है ना सीरीज़ वाइज, वो 1 साल हुआ है। तो अभी मैं जो ना आगाज़ वही के ऊपर पहुँचा हूँ, पूरी पावर पॉइंट बना के, तो ऑन ईयर भी होती है और बच्चे होते हैं, क्योंकि उन बच्चों को मौका नहीं मिला। तो उस पर एक किताब है मार्टिन लिंक्स, जो कि मुसलमान हुए अबू बकर सिराजुद्दीन, उनका इस्लामी नाम है। तो उन्होंने इंग्लिश में बेहतरीन किताब लिखी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मैंने मलेशिया से प्रिंट कराई 2000 कापी। तो वो कनाडा में पहुंची, हर घर में एक किताब दी है। तो इंशाल्लाह 2000 फैमिलीज़ को वो किताब पहुंची है। फिर ये इस तरह से जो भी कर सकते हैं काम। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने एक दिलचस्प एक फीचर बताया अपनी पर्सनैलिटी का कि मेडिकल डॉक्टर है, जुमा पढ़ाता है। जी जी, ये मतलब ख्याल कैसे आया कि जुमा पढ़ाना चाहिए और ये ज़रूरत है इस बात की? मैं सही बात करूँगा इंशाल्लाह दिल से कि मेरे क्लिनिक के साथ ही मस्जिद थी, मैं वहाँ जाता था। तो मैंने वहाँ देखा कि बच्चे हमारे नई नस्ल के बैठे हुए हैं जो वहाँ बॉर्न रेज्ड हैं, वो तो उर्दू इतनी तो समझते हैं, ये किताब ले आओ, खाना ले आओ, अब्बू आ गए हैं, उनको वो ये टर्मिनोलॉजीज उनको समझ नहीं आती जो कि हम बोलते हैं, या इस तरह की उर्दू उनको समझ नहीं आती जो इस्लामी लिटरेचर की उर्दू है। तो वहाँ मैंने देखा लोग खड़े होकर किताब सामने रखी है और उससे पढ़ रहे हैं और वो कहानियाँ सुना रहे हैं जो हमारे जहाँ पे, जैसे हमारे गांव में अल्लामा साहब थे तो उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आता था तो पूरा साल वही चलता रहता था। मतलब ये है कि मैंने देखा कि ये अप्रोच जो है ना टूवर्ड्स द यंग जनरेशन, ये हमसे दूर हो जाएंगे। वो मैंने देखा है वो ऐसे फ़ोन से लगे हुए हैं, या एक ना वो तिनका पकड़ के वो क्लीन के ऊपर साफ़ कर रहा है, उसमें मतलब ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज़ नॉट अटेंटिव टू द स्पीकर। तो मैं मस्जिद के जो है ना हमारे हेड प्रेसिडेंट, मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये नई नस्ल को जो है ना कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा मैसेज। एक तो लैंग्वेज बैरियर है, उर्दू उनको समझ नहीं आती, दूसरा जो कंटेंट है ना, जो अज्जा है इसके अंदर, वो ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को उनकी अला कदर यकूल हिम, उनकी समझ अंडरस्टैंडिंग अकल के मुताबिक बात करो, उनकी ज़ुबान में बात करें, ज़ुबान में बात करें, लसान और अकल। जी सर। मैंने कहा ये, उसने फिर मुझे ताना सा ऐसे मारा, मैं बिल्कुल स्पीकर नहीं था, मुझे बड़ी मतलब कि वो होती थी, बैरियर था मेरे लिए। मैंने स्कूल में कभी तकरीर नहीं की, कॉलेज में नहीं की, यूनिवर्सिटी में नहीं किया, ताकि प्रेजेंटेशन मेडिकल की मेरे लिए बड़ी मुश्किल, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए इसको खोला, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशराह सदर किया। बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। तो मुझे कहता है यार आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप ख़ुद करें, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं कि हम किसी बाकायदा आलम दीन को यहाँ पे रखें प्रोफेशनल। तो जो भी आता है वो ड्यूटियाँ लगी हैं तो वो कर देता है, मेरे पास तो इतना फ़ंड नहीं है कि भाई मैंने कहा यार ये सारी उम्र तो मैंने 25 साल हो गए हैं मेडिकल के साथ, तफसीर, हदीस, सीरत, इस्लामिक हिस्ट्री, लिटरेचर, कंपैरेटिव रिलीजन, बायोग्राफीज़, सब कुछ पढ़ा है, फ़िक़ा, तो क्या फ़ायदा इसको करो, इस फीड गिव बैक टू द पीपल। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं पहला जुमा मुझे याद है कि आधा उर्दू आधा, मुझे टांगें काँप रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी। 7-8 साल हो गए हैं। फिर उस जुमे से आगे फिर और तो मैंने कुरान करीम की एक आयत से शुरू किया, तफसीर शुरू की। तो इस तरह से मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने ये काम शुरू किया, उसमें अल्लाह ने बरकत डाली। जब आप ये जुमा पढ़ाते हैं और वहाँ पे आप दर्स भी देते हैं जी, तो लोग आते होंगे, आपको सवाल करते होंगे, अपने मसाइल रखते होंगे जी, तो क्या सवाल करते हैं लोग आपसे, या किस किस्म के सवाल आपसे पूछे जाते हैं आमतौर पर? यकीन करें वहाँ की जो जनरेशन है ना, वो आपको पता है ना, लॉजिक, रैशनल, हर चीज़ वेस्ट में और दुनिया में पूरी है, या अब लॉजिक चल रही है, तो बड़े बड़े सवाल वो पूछते हैं।
अच्छा ऐसे था तो नबी अब मैं सीरत पढ़ाता हूँ तो वो सीरत पे अच्छा तो यतीम थे तो कैसे परवरिश हुई, तो फिर ये कैसे परविजन हुई, तो अच्छा चचा ने क्यों, वो यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ऑर्फन होगा तो हाँ कैसे होएगा है। तो फिर उनको फिर अपने तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो और उनके वेस्ट में जो सवाल, मसलन मेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत सवाल, मतलब मेरा बच्चा है 13 साल का, अभी ग्रेड 8 में है, तो मुझसे बड़े तगड़े सवाल अच्छे अच्छे करता है। मसलन उसने मुझे सवाल किया, ये कभी मैंने किसी आलम दीन में बड़ा हर दफ़ा बयान करता हूँ ये कि फ़िरौन जो है ना वो हर मेल चाइल्ड को पता कत्ल करता था और औरतों को ज़िंदा रहने देता था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बंदोबस्त किया कि माँ को औ खैना इला उम्मे मूसा, भाई इसको डाल दें, अलका की उनके दिल में, तो उन्होंने डाल दिया, वो बच गए। तो मुझे कहता है अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने बचा लिए, तो हारून अलैहिस्सलाम कैसे बच गए? भाई हारून भी तो मर्द है ना, तो फ़िरौन कैसे? फिर मैंने काफ़ी तफसीरों से रिसर्च किया, मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन फिर उसको मैंने पढ़ पढ़ के जवाब दिया। मैंने कहा अगर इसको मैंने अनआंसर्ड छोड़ दिया तो ही विल हैव डाउट्स इन हिज माइंड। तो मतलब ये है कि वहाँ पे बच्चों को बैठा के गुस्सा नहीं करना, उनका किसी किस्म का भी सवाल करें। जैसे हमारे माशरे में यहाँ टॉलरेंस लेवल कम है, वहाँ पे अपने टॉलरेंस लेवल को बढ़ा के उनकी बात को सुनना है। फिर अगर हमें खुद नहीं आता तो रिसर्च करनी है, पूछना है, फिर कोशिश करनी है उनको तसल्ली बख्श जवाब देने की। और बाकी बेसिक सवाल भी बहुत होते हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि कोई शख्स आपके पास आया हो इस्लाम कबूल करने के लिए कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा ऐसे हुआ कि कोई बहस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ये देखिए आज भी कुरान की बरकतें हैं। हम लफ्ज़ तो बोलते हैं बरकत, लेकिन वो है क्या वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। कसम उठा के कहता हूँ मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, कसम उठा के कहता हूँ मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है। कंट्रीब्यूशन तब है ना अगर कोई मुझसे कोई सवाल करे मैं इस्लाम का जवाब दूँ या मेरी कोई ऐसी कोई काबिलियत हो। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं ना कोई टीका लगाऊँ ना पेशेंट को, या कुछ के फॉर्म फिल करूँ या उसको देखना शुरू करूँ तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं खुद नहीं पढ़ता, मेरी लैब वो सब कॉन्शियस पे आ चुका है, तहत शऊर पे। अब एक पेशेंट थी, वो थी लॉयर हिंदू, तो काफ़ी देर से मेरी पेशेंट, मुझे 18 साल हो गए प्रैक्टिस करते, तो उसके काफ़ी पेपर वर्क होता था। उसने जब भी आना मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुझे अल्लाह की कसम ना उसने आज तक कहा है ना कोई सवाल किया उसने मुझे इस्लाम के बारे में, लेकिन उसने जाके रिसर्च की कि मेरा डॉक्टर है ये, क्योंकि डॉक्टर इज़ अथॉरिटी फिगर, उससे एक आपका रिश्ता बनता है। सही। तो उसने जाके रिसर्च करना शुरू की कि ये क्या पढ़ता है। उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को पढ़ा कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। उसने कहा ये अल्लाह कौन है, ये क्या है ये। करते करते मुझे एक दिन कॉल आई मेरे दोस्त की, कसम से सच्ची स्टोरी है। अब मुझे कुछ पता नहीं है ये औरत कौन है कौन नहीं है, तो मेरे दोस्त की कॉल आई कि एक मस्जिद है मिसिसागा में, टोरंटो के साथ जो मुज़ाफ़ात में शहर है, वहाँ एक बंदी है उसने इस्लाम कबूल किया है। तो वो कहती है मेरा डॉक्टर है, उसका नाम एहसानुल्लाह बड़ैच है। तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता था, मैंने रिसर्च किया तो मैंने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। यकीन करें फ़खर साहब, मुझे कसम से पता भी नहीं था कौन है वो पेशेंट। मेरा जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आज भी बिस्मिल्लाह की बरकत देखें आप, सुभान अल्लाह, और अल्लाह के कलाम का असर दिगर गूँ कर्द तकदीर उमर रहा, कि वो कुरान हज़रत उमर ने सुना ना हैं, तो उनकी हालत बदल गई। दिगर गूँ कर्द तकदीर उमर रहा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तकदीर बदल दी कुरान ने, इकबाल ने कहा ना। आज भी कुरान और ये कलाम इसी तरह से आप देखें, मैं सोचता हूँ इसके ऊपर अगर एक चीज़ पे बंदी, अगर हम हर हदीस तैयबा के ऊपर हर आयत के ऊपर अमल करेंगे ना तो यकीन करें, और साहबा ने कभी बहस नहीं की जो आज की फ़लसफ़ियाना बहसें हैं, वो भी मैं गलत नहीं कहता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक देखें कैसा, मैं उनको वक़्त का सबसे बड़ा वली समझता हूँ कि उन्होंने हमारे पैगाम को आम किया है। एक वो तरीका है फ़लसफ़ियाना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मुजादला करना भी आसन इज़ वेरी गुड, कुरानिक टर्मिनोलॉजी है। एक तरीका है कि आप किरदार इस तरह से पेश करें कि लोग मुसख्खर होते जाएं। तो ये आपका अमल है ना, आपका मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता था, अब हमें हुक्म है, गैर शौरी, हमें हुक्म है, हुक्म है। हाँ भाई अब हमें हुक्म है, अच्छा अपने मुश्कीज़े को बंद करो, दरवाजे को बंद करो। ये अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह उसमें हदीस लाए हैं बिस्मिल्लाह रहीम की तफसीर में। तो देखिए अगर आप ये करें तो क्या सलाह देखें कहाँ तक। और मुझे कोई नहीं होता, मैं गोरे को टीका लगाता हूँ बिस्मिल्लाह, कभी कुछ ही नहीं, कुछ कहा नहीं, तो इसके असरात देखिए कैसे। माशाअल्लाह। फिर वो मेरे पास आई, मैंने पहचाना उसको, तो मैंने कहा भाई अल्लाह आपको खुश रखे। वो बड़ी उनको कुरान का तोहफ़ा दिया सारा, अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे। तो ये अल्लाह के कलाम की बरकत देखें आप। तो रसूल ये जो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने यहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पाकिस्तानी माशरे में भी, वहाँ पे भी काम किया है, दोनों हवाले से, दीन के हवाले से और ये मेडिकल के हवाले से, आप
क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों माशरों के अंदर? अच्छा, मैं ठीक हूँ अपने घर में तो बाहर गंदगी पड़ी रहे, मुझे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो ये कि मैंने ये फ़र्क देखा है। जैसे मैंने अपने गांव में अभी सारा देखा, जैसे हाई स्कूल से मैंने जैसे रूरल स्कूल का जिक्र किया, यकीन करें मैं उस स्कूल में गया हूँ, खुदा की कसम, जो हमारा 93 में उसका जो चीज़ें थी ना, वो आज 93 से 25-30 साल में वो ख़त्म होके आगे कुछ भी नहीं हुआ। साइंस लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब कुछ नहीं है, एक पीसी, एक प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर 5 कंप्यूटर आज चल रहे हैं। बात सुने रोने उल्ला लगता है, राइट। और स्टाफ रूम को देख के रोना आ गया मुझे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने अपने गांव में, जिस गांव में गलियां और घर कच्चे मैंने देखे थे, वो गांव ऐसे मंजर पेश कर रहा है जैसे कोई गुलबर्ग बन गया है, कोई मॉडल टाउन बन गया है, कोई डिफेंस की तरह नज़र आता है। लेकिन स्कूल में कुछ नहीं है। अगर वो लोग, अगर हम 10-10 हज़ार रुपये भी कंट्रीब्यूट करें ना, 20, तो हमारी साइंस लैब बन सकती है। ये कमी है हमारे अंदर, इज्तमाइयत की कमी है। और दीन हमारा, यकीन करें, अगर आप मुझे, मैंने बहुत सीरत तैयबा पढ़ी है ना, एक लफ्ज़ में आप मुझे बयान करने का मौका देना कि भाई क्या है सीरत तैयबा, तो मैं कहूँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाजी इंसाफ लेने के लिए, समाजी इंसाफ का पैगाम लेके आए हैं कि बिलाल और अबू सुफियान बराबर हैं। ये जहाँ पे कमी है, एहतराम आदमियत, डिग्निटी ऑफ द, रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन, ये होनी चाहिए ना। ये तो है ना, एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल में, जैसे मैंने कहा, एक्सेस टू दी हेल्थ केयर, बिल्कुल सही, ये पहला। और उसके मैंने कहा भी कि BHU को इम्प्रूव करें, RHC को इम्प्रूव करें, THU को इम्प्रूव करें, DH, हमारी टर्शरी केयर बेहतर है। म्यू हॉस्पिटल, गंगाराम जनरल हॉस्पिटल, इस तरह मुल्तान, निश्तर, ये बहुत अच्छे हैं हमारे, इसका कोई मैच नहीं है। हमें नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है, तक लोग आगे आए ना, उसके ऊपर प्रेशर ना बने। भाई 2 महीने का बच्चा, उसको 2 महीने की वैक्सीन लगे, 4 महीने का, उसका पता हो हमें इसको लगी है या नहीं लगी, पेरेंट को पकड़ के लाए हम कि भाई लगवाओ। तो ये कमी है एक। तो दीनी लिहाज से ये है कि अदम बर्दाश्त बहुत है। वहाँ हम जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमारा मुकाबला है यहूदियों के साथ, ईसाइयों के, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजन सोसाइटी है, कसीरुल मज़हब, कसीरुल मज़ाहिब मुआशरा। उसमें में जूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, एथीस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, सो मैनी रिलीजन्स। उसमें जो हमने हमारे अपने प्यारे भाई हैं ना, जो कि बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, ये चीज़ें कम होती हैं और हमें बैठने का मौका मिलता है। हम एक दूसरे के साथ कलमतुन सवाउन, जो कॉमनैलिटीज़ है ना, वो शेयर करते हैं, तो हमारे अंदर नफ़रत, गुस्सा, और कुरान की टर्मिनोलॉजी में गिल, एक लाल, जो अंदर कीना और बुग़्ज़ है ना, वो ऐसा ख़त्म होकर उनको हम मौका देते हैं ना सुनने का। तो यकीन करें, मैंने तो हर बंदे को बैठ के देखा है, हर आलिम दीन को पढ़ा है, बहुत 99% हम मुत्तफ़िक हैं। बहुत थोड़े इख्तिलाफ़। हाँ, जैसे आपका जो ये TV है ना, माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है देख के, आज अपनी आंखों से देखा है, आप सही जो दीन है ना, वो उसके ऊपर उसका पैगाम दे रहे हैं, आप मसलक का पैगाम नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वहाँ जाके इसकी ज़रूरत, अहमियत शिद्दत से पैदा होती है कि यार ये लोग तो मेरे साथी हैं। ये फ़ख्र साहब तो मेरे साथी हैं। उनकी दाढ़ी बड़ी है या मेरी थोड़ी सी छोटी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके टखनों से ऊपर है सूरी शलवार, मेरी, चलो मैं ये समझता हूँ कि नीचे भी कर सकते हैं, तो एक लॉजिक है मेरे पास। तो क्या मेन है, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर सकते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को अबलाग करें। डॉक्टर साहब, ये भी तो अदम बर्दाश्त को ख़त्म करके, कुफर के फतवों को ख़त्म करके कम्युनिकेशन करें। मैं तो कहता हूँ मदारस के टूर हों, देवबंद के मदारस के लोग बरेली में आके 2 दिन गुजारें, अहले हदीस में गुजारें, आपस में किताबों का एक्सचेंज हो। जब ये आपस में बैठेंगे ना, तो चीज़ें शिद्दत उनकी कम होगी, हरारत कम होगी। बिल्कुल सही। दूसरा, समाजी इंसाफ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि आप चूँकि वेस्ट में मौजूद हैं जी, हम अपनी जनरेशन के हवाले से बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे बच्चे, एक अगली जनरेशन जो हमारी नस्ल होगी, वो किस तरह वहाँ पे होगी। जी, वहाँ पे तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे जो वालिदैन हैं, अपने क्या मुसलमानों के वालिदैन हैं, मुसलमान बच्चे हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं कि वो आप दीन के साथ जुड़े हुए हैं, दीन के साथ उतने ही तमस्सुक है या मुतमिन हैं लोग वहाँ पे, क्या सूरत हाल हो? ये बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा मतलब ये मुश्किल सवाल है। जी, यस एंड नो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरकज़ बन गए हैं, लिटरेचर बहुत अच्छा मिल गया है। हमारे जो बड़े बड़े स्पीकर जो इंग्लिश में, जैसे हमारे लोग बच्चे वहाँ पे यूनिवर्सिटी करके फिर मदीना यूनिवर्सिटी से आके ग्रेजुएट करते हैं, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, आल अज़हर से ग्रेजुएट करते हैं, अफ्रीका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आते हैं, मोरितानिया जाके पढ़ के आते हैं। वो जो कम्युनिकेशन हो रही है, उससे लोगों को मैसेज जा रहा है। लेकिन जो मेन है ना चीज़, हम जाते हैं यहाँ पे अपनी
फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए, माशी कुल्फ़तों को दूर करने के लिए, उसमें हम भूल जाते हैं 20-20 घंटे काम किया, 15-15 घंटे काम किया, उससे फिर बच्चों से गायब आता है। तो हमें समझ नहीं आती कि उनकी वो जो टाइम है जिसमें उनको टाइम देना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, वो उस उम्र से जब गुजर जाते हैं तो फिर चैलेंज आ जाते हैं। इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स, उससे चैलेंज भी आते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अल्लाह के तवक्कल करके अपना किरदार पेश करें तो इंशाल्लाह मैं पॉजिटिवली देखता हूँ। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन उसमें यह है कि हमें खुद अमल करना पड़ेगा। वो हमसे पूछते हैं फिर कि आप हमें तो कह रहे हैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, लेकिन आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? इस तरह से वो बच्चे बड़े लॉजिकल है, ये बिल्कुल मंतक के ऊपर वो बात करते हैं। ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है तो आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है। तो इस तरह से मतलब, लेकिन होपफुली वहाँ से बड़े बड़े बच्चे, बहुत खूबसूरत बच्चे भी निकल रहे हैं। जैसे बात हो रही थी पहले कि तरावियों के ऊपर जगह ही नहीं मिलती, तो कुरान को सुनना, वो कुरान और हदीस के साथ तमस्सुक उनका जो शुरू होता है तो वो खुद पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। फिर जो प्राइमरी सोर्स है ना हमारे दीन का प्राइमरी सोर्स, जो अवलीन मसादर हैं उनसे उनकी वो अप्रोच, और आप देखें कि अल्टीमेटली हमें लौटना भी उन्हीं की तरफ है। जो भी मसले नए हैं उनमें हम मुराजत, वी विल रिटर्न टू कुरान एंड सुन्नह, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही। क्योंकि कोई तनाज़ा हो जाए फिशायम, कुरान ने कहा ना कि लौट आओ कुरान और सुन्नत की तरफ। तो मैं देखता हूँ कि उनकी अप्रोच बड़ी डायरेक्ट है, बड़ी ओपन है, बड़ी ब्लंट भी है, लेकिन ज़्यादातर इज़ गुड। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप पैगाम टीवी तशरीफ़ लाए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। आपने कैसा महसूस किया पैगाम टीवी को? सर, मैं दिल से ये बात करूँगा कि मैंने पैगाम टीवी के चेयरमैन से मिला, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग आपसे मिला, डीजी साहब से भी मिला, आपने मुझे लाइब्रेरी का विज़िट कराया, अपने ब्रॉडकास्ट सेंटर का विज़िट कराया। एक तो इसकी जो लेवल है ना ब्रॉडकास्टिंग का, एक्सपर्टीज़ प्रोफेशनली इज़ अनपैरेलल्ड फॉर अ रिलीजियस चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये टॉप क्लास, टॉप टियर में आ रहा है, फर्स्ट टियर में, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, कंटेंट मैं तो पहले ही देखता हूँ, इसके जो रेफरेंस का लेवल है ना, अमेजिंग है। क्योंकि मैं दिलचस्पी रखता हूँ, जैसे हदीस तैयबा आ रही होगी तो पूरी ज़बरदस्त तरीके से, मुझे लगता है आपका कोई बोर्ड है जो कि पूरा देखता है उसको। तो तीसरी चीज़ जो है ना, आप पूरे दीन का मैसेज दे रहे हैं, उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, और आप इसको मसल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अपना उन्वान नहीं बना रहे, टॉपिक नहीं बना रहे। इससे दिलचस्पी लोगों की बहुत ज़्यादा पैगाम टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको जो है ना और ज़्यादा इसमें बरकत दे, तौफीक दे, और हमें आपसे इसके जो फ़ायदा उठाने की तौफीक दे इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंतहा मशकूर हूँ, थैंक यू, आप मौका दिया, आपने वक़्त दिया, तशरीफ़ लाए, और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। माशाल्लाह, भी आपने जो बातें की हैं, मैंने बहुत इस्तेफ़ादा किया है, यकीन हमारे नाज़रीन भी इस प्रोग्राम को जैसे करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर एहसानुल्लाह बड़ाइच साहब। आप कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, और आज उन्होंने अपनी जो उनकी दानिश है, जो उनकी फ़िक्र है, और जो उनका एक दुनिया की तरफ और दीन की तरफ जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें हमारे साथ शेयर किया। यकीनन इससे हमें भी और आपको भी अच्छा फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।